प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 50 को देख रहे हैं बच्चों, जो कि 2 नवंबर 2020 के लिए है। और जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं, आपको पता है उस चैप्टर का नाम है उत्तक। और आज हम इस वर्कशीट में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है जंतु उत्तक एपिथीलियम। देखो, यहाँ क्वेश्चन है, ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से कि क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है। तो इसी प्रश्न के उत्तर को आज की वर्कशीट में हम करेंगे। देखो, जैसे हमने पौधों में पढ़ा था संरक्षी उत्तक, वैसे ही जंतुओं में जो उत्तक बाहरी सतह की रक्षा करते हैं, चाहे वो अंग हो, चाहे हमारे शरीर की जो बाहरी स्किन है वो सब क्या है, वो सभी के सभी कौन से उत्तक हैं, एपिथेलियम उत्तक हैं। तो उसी के बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं बच्चों। तो देखो, अब वर्कशीट हम पढ़ते हैं। दिया हुआ है, जंतुओं में शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियमी उत्तक होते हैं। तो इस एपिथेलियमी उत्तक का क्या कार्य है जंतुओं में? तो इसका कार्य है जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा शरीर है, ऊपर जो हमारा स्किन है वो शरीर को ढकना, दूसरे जो हमारे अंग है शरीर के, उन अंग की जो बाहरी परत है वो भी किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है। गुहिकाएं जो होती हैं वो, उसमें भी एपिथेलियम होता है उनको ढकने में। और साथ के साथ ये क्या होते हैं, जो हमारे शारीरिक तंत्र हैं, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र है या हमारा और भी हमारे जो परिसंचरण तंत्र हैं, तो उन तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखने का कार्य कौन करता है? एपिथेलियमी उत्तक करता है और उनकी रक्षा भी करता है। अब ये कहाँ मौजूद है? तो ये हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कूपिका आदि सभी किसके बने हुए हैं? एपिथेलियमी उत्तक के बने हुए हैं। ये बेसिकली बच्चों आपको समझकर और इन सारी चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो, दिया हुआ है एपिथेलियमी उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित शल्की और ग्रंथिल एपिथेलियम। तो ये 5 प्रकार हो गए, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद आओ हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। शल्की एपिथेलियम तथा स्तरित शल्की एपिथेलियम के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या होते हैं ये? तो ये देखो, ये बना हुआ है आपके शल्की एपिथेलियम और स्तरित शल्की एपिथेलियम, ये बना हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे ये उत्तक बने हुए होते हैं, वो क्या होती है? बहुत पतली होती हैं और चपटी होती हैं। और ये क्या करती है? कोमल स्तर का निर्माण करती है, यानी कि बिल्कुल कोमल भाग का ये निर्माण करती हैं। कौन सी? शल्की एपिथेलियम। तो ये कहाँ मौजूद होती हैं शल्की एपिथेलियम? तो ये मौजूद होती है हमारी रक्त वाहिनियों में, फेफड़ों की कुपिकाओं में। कुपिकाएं वो फेफड़ों की वो जगह है जहाँ से कि हमारे श्वसन में जो है वो श्वसन वास्तव में जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जो बैलून जैसी संरचना होती है, उसी को हम कुपिकाएं कहते हैं। तो ये फेफड़ों की कुपिकाओं में मौजूद होती हैं। ठीक है। अब कहाँ और मौजूद होते? कहाँ? ये आहार नली में, हमारे मुंह के स्तर में। जो हमारा मुख गुहिका है उसमें जो अंदर की जो लेयर है, परत है, वो किसकी बनी हुई होती है? शल्की एपिथेलियम की बनी हुई होती है। अब जब यही शल्की एपिथेलियम कई परतों में व्यवस्थित हो जाते हैं, तब इसी शल्की एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? अस्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, हम दूसरे एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है हमारा स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभ से ही पता चल रहा है, पिलर जैसा होगा, ये लंबे लंबे होंगे ये। तो यहाँ दिया हुआ है कि इस स्तंभी एपिथेलियम का क्या कार्य है? तो ये जहाँ अवशोषण या स्राव होता है, कोई चीज़ स्रावित होती है, वहाँ पर ये स्तंभी एपिथेलियम मौजूद होते हैं। जैसे कि ये कहाँ होंगे? हमारी आंतों में और हमारी श्वसन नली के भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाए जाते हैं। और ये कोशिकाएं कैसी होंगी? क्योंकि इनके नाम से ही पता है, स्तंभ जैसी होंगी। तो इसलिए यहाँ दिया हुआ स्तंभी एपिथेलियम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार होती हैं। और देखो,
यहाँ ये कह रहा है कि जो हमारी श्वसन नली है उसकी बाहरी स्तर, बाहरी जो परत है, वहाँ जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं उसके ऊपर धागे जैसी, जैसे कि ये हमारी कोशिकाएं स्तंभाकार कोशिकाएं बनी हुई हैं, तो इन कोशिकाओं के ऊपर ऐसे धागे जैसी संरचना होती है। जो कोशिकाएं के ऊपर ये धागे जैसी संरचना है, तो इन धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? पक्षमाभ कहते हैं। अब इन पक्षमाभों का क्या कार्य है? तो ये पदार्थ के चालन में सहायता करती है, यानी पदार्थ के आने और जाने में ये क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो याद रखना है ये चीज़ भी हमें। उसके बाद ये है घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम का क्या कार्य है? अब घनाकार नाम से ही पता चल रहा है कैसी होंगी, ये घन के आकार की होंगी। तो ये एपिथेलियम जो उत्तक है वो कहाँ मौजूद है? वृक्क की नलिकाओं में और लार ग्रंथियों के अस्तर में ये घनाकार एपिथेलियम मौजूद होते हैं। हाँ, वृक्क क्या है? वृक्क यानी कि किडनी। तो उनकी जो नलिकाएं होती हैं, ये जो है हमारे, देखो ये हमारी किडनी है। यहाँ जो हमारी नलिकाएं होती हैं, ये सब जो हमारी नलिकाएं हैं, ये सब इन नलिकाओं में क्या हो सकता है? यहाँ मौजूद हो सकती हैं। कौन सी एपिथेलियम? घनाकार एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम या हमारी लार ग्रंथि में, तो ये क्या करती हैं? ये इन्हें यांत्रिकी मजबूती प्रदान करती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कि ये जो घनाकार एपिथेलियम होती हैं, ये घनाकार एपिथेलियम कई बार ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं, यानी कि पदार्थों का श्राव करती हैं, श्रावित करती हैं पदार्थों को। ग्रंथि, जहाँ पर ग्रंथि होगी वो कोई ना कोई क्या पदार्थ को क्या करेगी? श्रावित करेगी। तो जब हमारी घनाकार एपिथेलियम ग्रंथि कोशिका की तरह कार्य करती है तो पदार्थों को श्रावित करती है। उसके बाद देखो दिया हुआ है हमारे ग्रंथि एपिथेलियम। तो ग्रंथिल एपिथेलियम जो है ये क्या होता है? यहाँ दिया हुआ है कि कभी कभी घनाकार एपिथेलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। देखो यहाँ दिया भी हुआ है कि मान लो जो हमारा ये है हमारी ग्रंथिल कोशिका, जो हमारी यहाँ पे घनाकार कोशिका है, इसमें कुछ भाग जो उसका इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अब ये अंदर की तरफ मुड़कर क्या बनाती है? ग्रंथि बना लेती हैं ये। अब आपको बताया था कि अगर ये ग्रंथि है तो क्या ये क्या करेंगी? ये पदार्थ का श्रावण करेगी, कुछ न कुछ श्रावित करेगी। तो यही दिया हुआ है कि ये अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करती हैं और जरूरी पदार्थों का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं, जैसे कि पसीना, श्लेष्मा। श्लेष्मा हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को क्या करता है? मॉइस्ट रखता है, यानी कि मुलायम, और उसे फटने नहीं देता। ठीक है, जैसे हमारी अश्रु ग्रंथि है, तो ये सब किस किस प्रकार के एपिथेलियम से बनी हुई है? ग्रंथिल एपिथेलियम से बनी हुई है। तो इस तरीके से बच्चों आपने एपिथेलियम के बारे में जाना। अब आओ क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके दिया हुआ है, एपिथेलियम उत्तक के क्या कार्य होते हैं और यह कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये हमारी वर्कशीट में सबसे ऊपर ही दिया हुआ है कि ये जो एपिथेलियम उत्तक है इनका क्या कार्य है? इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये मौजूद होते हैं हमारे शरीर की त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ा, कुपिका आदि जगहों पर ये एपिथेलियम उत्तक मौजूद होते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपने देखा कि एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी आपने ऊपर देखे हैं। कौन कौन से हैं वो? तो वो हैं शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित शल्की और ग्रंथिल एपिथेलियम। तो ये क्या हो गए? हमारे 5 प्रकार के हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया हमारे। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्तंभी एपिथेलियम उत्तक कहाँ स्थित होता है और इसका एक कार्य लिखिए। तो आओ देखो स्तंभी एपिथेलियम उत्तक कहाँ मौजूद होता है ये? तो ये मौजूद होता है हमारे आंतों या श्वास नली के भीतरी स्तर में मौजूद होते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो इसका एक कार्य है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है, स्तंभाकार उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनके ऊपर पक्षमाभ होता है और इस कारण इसका कार्य क्या है? पदार्थों के चालन में सहायता करना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ग्रंथिल और घनाकार उत्तकों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो घनाकार उत्तक हैं वो क्या होते हैं?
वो यांत्रिकी मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्रंथि कोशिका की तरह भी कार्य करते हैं। लेकिन जो ग्रंथिल एपिथेलियम है वो क्या करते हैं, वो घनाकार एपिथेलियम ही जब अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करती है और जरूरी पदार्थों का जब स्रावन करती है, तब हम ऐसे एपिथेलियम को क्या कहते हैं, ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। तो दोनों के बीच अंतर ये है कि घनाकार एपिथेलियम जो है वो क्या होता है, वो यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, लेकिन ग्रंथिल एपिथेलियम क्या करता है, जरूरी पदार्थों का स्रावन करता है। दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि घनाकार एपिथेलियम जो है वो कभी कभी ग्रंथिल कोशिका की तरह भी व्यवहार करता है, लेकिन ग्रंथिल एपिथेलियम जो है उनका कार्य ही है पदार्थों का श्रवण करना। वो हमेशा ही पदार्थों का श्रवण करती हैं, जैसे कि पसीना, श्लेष्मा, अश्रु यानी कि आंसू आदि। इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आपको एपिथेलियम को अच्छे से इस वर्कशीट में दिया हुआ है, आपको इसे समझकर और याद करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।